चलिए, हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री का टॉपिक में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। जैसा कि चोल साम्राज्य जो होता है, इनका जो क्षेत्र था दक्षिण भारत ही था पहले। चोल साम्राज्य जैसे पहले, इसके जो पहले शासक रहे थे वो एक सामंत के रूप में पल्लव साम्राज्य में काम करते थे। ठीक है, तो माना जाता है कि चोल साम्राज्य का जो प्रारंभ स्टार्ट हुआ, ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना लगभग 9वीं ईसा पूर्व के आसपास की थी। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, इंडिका। जानते हैं ना इंडिका? इंडिका के किसने लिखा था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जब भारत आया था किसका दरबार में रहा था? वो चंद्रगुप्त के दरबार में था। तो वही बोला गया है यहाँ पर कि आपका जिस समय चोल साम्राज्य चल रहा था, उस समय चोल साम्राज्यों ने भी भारत के दक्षिणी भाग पर शासन किया। इसकी जानकारी जो मिलती है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, और अशोक के अभिलेख जो है, और उससे पता चलता है कि चोलों का उल्लेख किया गया है। मतलब अशोक ने जो अपने अभिलेख का निर्माण किया था उसी में चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और पुस्तक, क्योंकि आप जानते हैं शुरू से ही इतिहास पढ़ाते आए हैं, बार बार बोलते हैं किसी भी अगर राजाओं के बारे में जानकारी सटीक प्रभावित होता है तो दो ही चीज को प्रमाणिक माना गया है, एक साहित्य के बारे में, एक पुरातात्विक स्रोत के बारे में माना गया है। तो साहित्यिक स्रोत यहाँ मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी हो जा रही है? इंडिका हो जा रही है। और अभिलेख में किसकी आ जा रही है? अशोक के बारे में। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि चोल साम्राज्य जो था वो 9वीं सदी से लेकर के लगभग 12वीं सदी तक अपने चोल वंश का स्थापना किया। और इन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, वो दक्षिण भारत में की। जो वही लिखा गया है कि 9वीं से 12वीं सदी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर शासन किया। मतलब ये लोग दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली शासकों में से, वंश के शासकों में से गिना जाता था। जैसे आपका अभी पढ़ाए थे, जैसे पल्लव वंश था, चेर वंश था। ठीक है, तो बोला गया है 8वीं सदी के आते आते, लगभग 8वीं सदी के उत्तरार्ध में पुला चोल की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ। इस समय दक्षिण भारत में जिस समय राष्ट्रकूट पढ़ाए थे, चालुक्य और पल्लव और पांड्यों का सर्वोच्च सत्ता था, तो धीरे धीरे इन लोग का विकास हो रहा था। मतलब जिस समय दक्षिण भारत में पल्लवों का शासन चल रहा था, राष्ट्रकूटों का शासन चल रहा था, चालुक्यों का चल रहा था, उस समय चोल लोग का भी उदय प्रारंभ हो चुका था। तो 9वीं सदी के आते आते ये लोग क्या हो गया? पूरा का पूरा डेवलप कर दिया, विकास कर गया। क्योंकि इन लोग की क्या हो गई? सत्ता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तो जब सत्ता समाप्त हुई तो आगे एक नए साम्राज्य स्थापन किया, जिस साम्राज्य का दक्षिण भारत में क्या नाम पड़ा? चोल साम्राज्य। ठीक, मैंने 8वीं सदी से काम करते करते आए, बल्ले 9वीं सदी से इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था दक्षिण भारत में प्रारंभ कर दिया। और दक्षिण भारत के 3 प्रमुख स्थानों पर किया था, एक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चोल साम्राज्य ने अपने साम्राज्य का भली भांति विस्तार किया। और लगभग ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि ये 300 वर्षों तक शासन किया ये राजवंश ने। इसलिए लिखा गया 9वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन व्यवस्था चलाई थी। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि किस किस राजाएं चोल साम्राज्य में आए और कौन कौन सा काम किया। ठीक, तो ये सब ये आपको बता दिया गया है। अब देखो, ये आपका चार्ट दिया हुआ है। मतलब जो चोल साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, तो उसके वंशज करते आए होंगे जिन्होंने स्थापना किया, धीरे धीरे जाकर के उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो वही लिखा गया है, चोलों का प्रारंभिक इतिहास जो होता है संगम युग के प्रारंभ से होता है। संगम युग मतलब जहां पर बहुत सारे राजाओं लोगों ने शासन किया था। बोला गया है चोल साम्राज्य जो होता है कि संस्थापक का नाम होता है विजयालन। अगर बोला जाएगा चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो उसका नाम क्या बताएंगे? विजयालय। ठीक है, विजयालय, सॉरी लन नहीं होगा, विजयालय। ठीक है, विद्यालय नहीं बोलिएगा, विजयालय। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन संस्थापक थे? विजयालय। बोला गया है जो आरंभ में देखो किसके सामंत रहा करते थे? पल्लव। मैंने सामंत मतलब समझते हैं ना, उसके यहाँ सेनापति या कुछ दरबार में काम किया करते थे। धीरे धीरे अपने डेवलप में 8वीं सदी से स्टार्ट किया। जब देखा कि अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय। किसको माना जाता है? विजयालय को माना। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां कहां किया था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और
कर्नाटक, मतलब दक्षिण भारत में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। तो चोल साम्राज्य में आने वाले क्रम में कौन कौन से शासक हुए, क्या क्या काम किए, उसी का ये पूरा का पूरा चार्ट दिया गया है। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि अगर चार्ट समझ में आएगी तो इसके बाद जो पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, अन्यथा सब लगेगा हौच पौच। हौच पौच मतलब कौन किसके बारे में बोल रहे, क्या बोल रहे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए चार्ट के माध्यम से आपको पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि चोल साम्राज्य में कब कब कौन कौन शासक किए और उन शासकों की मुख्य मुख्य उपलब्धियां क्या थी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वही सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो अगर पूरा पढ़ोगे तो नहीं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंस है वही चीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन चार्ट से आपको पूरी की पूरी आइडेंटिफाई कर दी जाएगी कि इस साम्राज्य में शासक क्या थे और अपने क्या काम करते थे। देखो, जैसा कि आपको बोला गया था चोल्स वंश, ठीक, चोल वंश का उदय आपको बताएं अभी वो 9वीं 8वीं सदी से प्रारंभ हुआ, लेकिन मुख्य भूमिका में कब आए, 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी में, लगभग 300 वर्षों तक का ये चार्ट है। तो देखो, चोल साम्राज्य को जो संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है, विजयालय को। किसको माना जाता है, विजयालय को। ठीक है, इसके बाद जो विजयालय के बाद जो शासन किया वो करने वाले थे आदित्य प्रथम। चोल साम्राज्य के बाद अगला जो शासक के लिए विजयालय के बाद करने वाले कौन थे, आदित्य प्रथम। उसके बाद आएंगे पारंकत प्रथम, उसके बाद आएंगे गंडारी द्वितीय, फिर उसके बाद आएंगे प्रारंगत द्वितीय, जिसे सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आएगा राज राजा प्रथम, जो कहा जाते थे चूड़ामणि। फिर उसके बाद राज राजा प्रथम के बाद जो अगला शासक जो सबसे चोल साम्राज्य का माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक जो था राज राजा प्रथम के बाद जो बना वो राजेंद्र प्रथम बने। राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य का बहुत ही बड़ा विस्तार हुआ था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम जो बने उन्होंने अपने समय में एक झील का निर्माण कराया था, जिस झील का नाम था चोल झील। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम के बारे में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रथम के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बना राजाधिराज प्रथम। कौन बना, उसके बाद अगला जो शासक किया राजेंद्र देव द्वितीय। कौन शासक किए, द्वितीय। उसके बाद अगला जो शासन करने वाले थे वीर राजेंद्र। कौन किए थे, वीर राजेंद्र। फिर वीर राजेंद्र के बाद अगला जो अधिकारी बनेगा वो बनेगा अधिराजेंद्र। कौन बनेगा, अधिराजेंद्र बनेगा। और ऐसा माना जाता है अधिराजेंद्र के समय में भी चौल और चालुक्य वंश का मिलन हुआ था, मतलब उसके पत्नी का साथ माने कुछ वहां राजकुमारी से शादी हुआ था, तो इसीलिए बोला गया है अधिराजेंद्र के बाद मधुरांतिका और कुलोत्तुंग प्रथम। देखो, मधुरांतिका का विवाह जो हुआ था कुलोत्तुंग प्रथम क्या था, माने चोल और चालुक्य का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। किसके शासनकाल में, अधिराजेंद्र के समय में। इसीलिए लिखा गया है चोर और चालुक्य वंश, माने दो अलग अलग वंश का मिलाप हुआ, फिर उसके बाद उसके संतान जन्म हुई। तो इसीलिए यहां लिखा गया है चोल चालुक्य, माने यहां पर इन लोगों का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, वो किसके समय में हुआ, अधिराजेंद्र के समय। फिर इसके बाद जो अधिराजेंद्र का जो आगे चल के जो वंशज बने, देखो कौन बने, विक्रम चोल। फिर उसके बाद कुलोत्तुंग द्वितीय, फिर उसके बाद राजा राजद्वितीय, फिर उसके बाद अधिराज द्वितीय, उसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय और राज तृतीय, और अंतिम में जो इस चोल वंश का संस्थापक जो बनेंगे वो राजेंद्र तृतीय बनेंगे। कौन बनेंगे, राजेंद्र तृतीय। तो मतलब कहने का मतलब राजेंद्र तृतीय जो माना जाएगा वंशज, किन दो वंशों का मिलाप बना, चोल और चालुक्य का। ठीक है, तो आगे वंशज बनाता, लेकिन जो पिता का उत्तराधिकारी होता है उसी का नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चोल वंश का अंतिम शासक, तो अंतिम शासक का नाम क्या बताएंगे, राजेंद्र तृतीय बोलेंगे। और बोलेंगे चोल वंश का संस्थापक बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, विजयालय। ठीक, चोल वंश का जो होता है साम्राज्य का विस्तार या उदय कब से कब तक माना जाता है, 9वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां कहां किया था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में किया था। चोल जो वंशज थे पहले किसके सामंत रहा करते थे, पल्लव वंश के। किस वंश के, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो बोला गया है चोल साम्राज्य, माने अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है क्या, हम पढ़ा देते हैं, पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते हैं यूट्यूब पर, तो वहां पढ़ ले रहे हैं। अब उसको इसके बाद से मध्य भारत से पूरी तरह से बैन कर दूंगा मैं।
देखो चोल साम्राज्य के बारे में क्या बोला गया है, देखो विजयालय ने पांड्यन शासक से कौन सा राज्य जीता, तंजौर को छीनकर उसे उरेनूर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाई। तो अगर बोला जाएगा चोल साम्राज्य ने जो संस्थापक थे विजयालय ने अपनी राजधानी कहां पर डिसाइड की, तंजौर। समझ में आई बात, तंजौर, जो तंजौर को बोला जाता है क्या, तंजावुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की, नर केसरी की। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चोल साम्राज्य के किस शासक को नर केसरी की उपाधि दी गई थी, किस शासक को दी गई थी, विजयालय। और विजयालय कौन था, चोल साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया विजयालय के बाद उसका पुत्र बनेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राजा का बेटा ही उत्तराधिकारी बनता है। तो उसके बाद विजयालय का जो पुत्र और उत्तराधिकारी जिसका नाम क्या था, आदित्य प्रथम, अभी चार्ट में दिखाए थे ना, विजयालय के बाद अधिकारी बना था आदित्य प्रथम ने लगभग 875 से 907 ईस्वी तक चोल के सिंहासन पर बैठा। मतलब विजयालय के बाद चोल वंश का अगर बोला जाए पहला शासक जो बनने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, आदित्य प्रथम, ठीक है। उसके बाद चोलों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, क्योंकि विजयालय एक सामंत के रूप में थे, तो उन्होंने आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। माने चोल मतलब एक अपनी भूमिका में, जैसे बताए थे ना पहले आपको इसी व्यक्ति के अंडर में काम करता था, अब बोला कि नहीं अब हम उससे शक्तिशाली ज्यादा हो चुके हैं, अब हम लोग कुछ भाग को जीत करके एक अपना साम्राज्य बनाएंगे। तो विजयालय के समय में चोल साम्राज्य का अस्तित्व में आया, लेकिन उन्होंने एक अलग साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। चोल विजयालय के बाद उनका जो अगला उत्तराधिकारी बना जिसको बोलते हैं आदित्य प्रथम ने, उन्होंने चोल वंश को एक अस्तित्व में लाया और एक अलग साम्राज्य की स्थापना की। तो उस साम्राज्य का नाम क्या था आपका, चोल साम्राज्य था। तो बोला गया पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि आदर की। अब देखो ये पल्लव के अंदर सामंत के रूप में काम करते थे, तो कौन काम कर, तब इसके बाद आदित्य प्रथम जब पल्लवों को पराजित किया तब उसे एक उपाधि दिया गया जिसका नाम था कोदंड राम। क्या उपाधि मिला था, कोदंड राम, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। एक रिमाइंड कर लीजिए, विजयालय ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तंजौर, याद रखिएगा। उसके बाद उसका अगला उत्तराधिकारी कौन बना था, आदित्य प्रथम। फिर उसके बाद किसने आपका नर केसरी की उपाधि धारण की थी, विजयालय ने। नर केसरी की उपाधि धारण करने वाले विजयालय को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कोदंडराम। क्यों, ये पल्लवों को पराजित करने के बाद, ठीक है। इसके बाद आगे जो इसके बाद चलेंगे, बोला गया है तक्कोलम के युद्ध साउथ में हुआ था, ठीक है। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट जिसका नाम था क्या, नरे कृष्ण, मतलब राष्ट्रकूट का जो राजा था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय, बढ़ाए थे आप लोगों का, ने पारंगत प्रथम को पराजित कर दिया। और इस युद्ध में पारंगत का बड़ा बेटा जिसका नाम था राज्यदित्य मारा गया। ये पारंगत प्रथम का संबंध चोल साम्राज्य से है, ठीक है। दिखाए थे पारंगत प्रथम शासक, देखिए पारंगत प्रथम को राष्ट्रकूट का जो शासक था कृष्ण प्रथम ने पराजित कर दिया। तो पराजित कर दिया तो अपने जान बचा के भागा। तो जब भागा तो देखो इस युद्ध में उसका जो पारंगत प्रथम का बड़ा लड़का था उस युद्ध में शहीद हो गया, मैंने मारा गया। और उसके लड़के का नाम क्या था, राजादित्य था। तो आपका चोल साम्राज्य के किस शासक को पराजित किया था, राष्ट्रकूट का शासक। और राष्ट्रकूट के शासक का नाम क्या था, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने चोल साम्राज्य के किस शासक को हरा दिया, पारंगत प्रथम को, और उसका पुत्र को मार दिया। और उसका पुत्र का नाम क्या था आपका, राजादित्य। फिर उसके बाद आगे चल के जो बना राजा प्रथम ने श्रीलंका पर, इसके बाद अगला शासक चला उसका बना। तो राजा प्रथम के समय चोल साम्राज्य और राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य बहुत ही उदय पर था। तो वही बोला गया राजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। और वहां पर ये जो राजा थे श्रीलंका का, जिस राजा का नाम था राजा
देखो फिफ्थ, पांचवा, ठीक है। अब देखो पांचवा, छठा इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले भी और भी शासक के नाम रहे होंगे। तो इसीलिए श्रीलंका पर जब उसने चोल वंश के शासक, उस शासक का नाम था, क्या शासक का नाम था? राज प्रथम। क्या नाम था? राज प्रथम। तो राज प्रथम ने जब श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वहां का जो उस समय शासक रहा था, जिस शासक का नाम था राजा महिम फिफ्थ, को पराजित कर वो श्रीलंका के दक्षिण जिला जिसका नाम है रोहन को शरण लेने के लिए भाग गया। तो कौन भाग गया? वो क्या क्यों भाग गया? वो भी जान बचा के भाग गया। और तब तब जब भाग गया तो इस साम्राज्य पर, श्रीलंका पर कौन अधीन कर लिया? राज प्रथम। उसके बाद राज प्रथम ने श्रीलंका के विजित क्षेत्र को किस साम्राज्य में मिला लिया? तो बोला गया है कि राज प्रथम ने जब श्रीलंका को विजय प्राप्त करके उसे क्या कर लिया? एक चोल साम्राज्य मिला लिया और एक नया प्रांत का नाम दिया, जिसका नाम क्या था? देखो, मुंडी चोल मंडलम। मुंडी चोल मंडलम। जब श्रीलंका को चोल साम्राज्य मिला लिया तब उसका श्रीलंका का नाम बदल के क्या कर दिया? मंडी चोल आपका मंगलम, जिसकी राजधानी कहां बनाया उसने? पोलनलुआ। कहां पर बनाया उसमें? पोलन, ऐसे बोलो, पोलन रुआ, ऐसे ही बोल सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जान के रखिए। तो आपका सबसे पहले विजय अभियान आपको पहले बताए थे कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासकों में एक था राजराज प्रथम और दूसरा था राजेंद्र प्रथम था। तो इसी ने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसी शासन को किस साम्राज्य में मिला लिया? चोल साम्राज्य में, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया? मोमडी चोल मंडलम। ठीक है। इसके बाद राज प्रथम जो था अपने धर्म का बोले थे कि जिसका शासन व्यवस्था से चलेगा तो धर्म का विस्तार भी करेंगे अपना। तो वास्तव में जो थे राज प्रथम जो किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म। और शैव का मतलब समझते हैं ना? शिव का उपासक। तो जनरली ये लोग थे शिव के उपासक थे। और इसने तंजौर में देखो राजेश्वर शिव मंदिर बनाया। अब तंजौर का किसका राजधानी था? अभी बताया ना, चोलों का ना था। इतना जल्दी भूल जाते हैं। आरी राजधानी डिसाइड कौन किया था? विजयालन। भूल गए? विजयालन ने ही अपनी राजधानी तंजौर डिसाइड की थी। ठीक। तो जो भी चीज डेवलपमेंट का पहला काम होता है वो राजधानी में ही होता है ना, तब होता है। तो जब भी बोला कि ठीक है अब हमने साम्राज्य का विस्तार कर लिए, अब धर्म स्वीकार कर लिए, तो अब उस धर्म का प्रचार करेंगे। तो धर्म का प्रचार का माध्यम क्या था? जहां जहां मंदिर बनाना, फिर उसके बाद उसके धर्म के साधु संत को संरक्षण देना, उस धर्म का संरक्षण देना, तभी तो धर्म का प्रचार होगा। तो इसीलिए बोला गया राजेंद्र धर्म ने जब शैव धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसने तंजौर में एक मंदिर का निर्माण कराया, जिस मंदिर का नाम क्या था? राजराजेश्वर मंदिर। और जनरली जब शिव का उपासक होंगे तो राजराजेश्वर मंदिर शिव का ही होंगे। ठीक है। तो देखो वही लिखा हुआ है, शिव मंदिर बनाया। ठीक। आगे देखिए, बोला गया चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन में हुआ? राजेंद्र प्रथम। ठीक है। राजेंद्र प्रथम के शासन काल में हुआ। और बंगाल के पाल वह शासक जिसका नाम था महीपाल, बंगाल में एक शासक था, इन्होंने भी अपने अभियान को रोका नहीं। आपको बोले ना ये दक्षिण भारत से होते हुए वो बंगाल में एंट्री कर गए। तो बोला गया जो पाल से फिर बंगाल से एंट्री करेगा गंगा नदी का किनारे वाला भाग को जीतेगा। तो बोला गया है बंगाल में पाल शासक जिसका नाम था महीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम एक उपाधि धारण किया। उस उपाधि का नाम था गंगे कोड चोल। क्या नाम था? गे कोड चोल। क्योंकि बंगाल के प्रांत होते हुए गंगा नदी का समवर्ती क्षेत्र जितना था इस सब पर विजय प्राप्त कर लिया। और विजय प्राप्त करने के बाद राजेंद्र प्रथम को एक उपाधि धारण की, इसीलिए उस उपाधि का नाम है गंगे कोड चोल। तो ये गंगा जो होता है गंगा नदी का समवर्ती भाग जीतने के कारण ही इसका नाम उपाधि धारण किया गंगे कोड चोल। सही माई बात। तो गंगे कोड चोल की उपाधि किसने धारण की थी?
राजेंद्र प्रथम। किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा। उपाधि धारण की और नवीन राजधानी जो बना दिया, उसने कहां बना दिया? गंगे कोट चोलम के निकट, कहां पर? चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। तो मतलब इसने जहां राजधानी तंजौर था, उस तंजौर के स्थान पर एक नए राजधानी को डिसाइड किया, और उस नए राजधानी का नाम क्या था? गंगे कोट चोलपुरम। कांचीपुरम, क्योंकि साथ में जितना भी साउथ का नाम होगा लास्ट में पुरम टाइटल लगा रहता है, कांची का कांचीपुरम। अब इसे जब ये मिला तो इसी अपने ही नाम पर ये राजधानी डिसाइड की। तो अब चोल वंश का जो पहले राजधानी तंजौर था, अब राजेंद्र प्रथम के समय वो राजधानी क्या बन गई? गंगे कोट चोलपुरम। इतना लंबा चौड़ा नाम टाइटल रहने का थोड़ा बहुत याद रखना है। और वहीं पर एक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। तो उस तालाब, ठीक है, उसके बाद आगे चल के राजेंद्र प्रथम के बाद जो शासन करने वाले व्यक्ति बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके? राजेंद्र द्वितीय। तो राजेंद्र द्वितीय ने भी प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण की। ठीक, और नर केसरी का उपाधि बताए थे, अभी कौन धारण किए थे? नर केसरी विजयालन, भूलना नहीं, जो भी उपाधि मिलेगा उसी का टाइटल पर चलेगा। तो विजयालन ने नर केसरी का, और आगे चल के राजेंद्र द्वितीय ने किसे? प्राकेसरी का, और वीर राजेंद्र ने किसका? राज केसरी का उपाधि। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चार्ट में सब दिखाए कि पारी पारी से थोड़ा राजा शासन करते आया। ठीक है, उसके बाद चोल वंश का जो बना गया था, अंतिम शासक जो बना, कौन बना था? आपके बताए थे ना, राजेंद्र तृतीय। ठीक है, तो यहां तक जो था, अभी अभी भी चलेगा आगे। तो यहां पर चोल वंश के जो बहुत बहुत प्रतापी शासक हुए और उसकी क्या अहमियत थी, उसी के बारे में बताया गया। देखो उसके बाद एक बात देख लो, उसके बाद आगे चल के हुआ, चोल साम्राज्य ने अब अपना दक्षिण भारत से उतरते हुए किधर मुड़ना चालू किया? पश्चिम की ओर। तो बोला गया चोलों ने पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित किया। चालुक्य बताइए देना आगे, चोल और चालुक्य का वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, और उसके बाद जो नया वंशज आएगा दोनों के सम्मिलन से होगा। तो वही बोला गया, चोलों ने जहां पर पश्चिम में चालुक्यों का शासन था, उसने शांति स्थापित करके गोवा के कदम्ब शासक, जिसका नाम क्या था? जयकेश प्रथम, के मध्यस्थ की भूमिका निभाई। मतलब इन दोनों के बीच में, माने रिलेशनशिप, जैसे किसी दो खानदान का बीच में शादी विवाह का प्रोग्राम चलता है तो अपने अपने होता है, नहीं होता है, एक मीडिएटर बनता है, उधर का भी एक मीडिएटर रहता है, इधर का ही मीडिएटर रहता है, तभी एक रिलेशनशिप होता है। और वही रिलेशनशिप क्या होता है? लंबा समय तक चलता है। और जो अपने अपने शादी विवाह कर लेगा वो 1 साल के बाद फिर ब्रेकअप। हाँ, 1 साल वाला जिसको लव मैरिज बोलते हैं ना, लव मैरिज अंग्रेजी वर्ड है, इसलिए उसे अंग्रेजी स्टाइल में ही खत्म हो जाता है ना। और अरेंज मैरिज जो अपने पूरा, देखो अरेंज मैरिज मतलब ये होता है ना, नॉट ओनली 2 परिवार, 2 समुदाय का मिलन होता है। आपका पूरा दादा नाना परदादा और दादा सब वेरिफिकेशन करेगा, आइडेंटिटी ठीक ठाक है, नहीं है त्रुटि, सब पूरा खानदान से संतुष्ट। तब और जब संतुष्ट कर लिया तो कभी ब्रेकअप हो सकता है? उठा तो पहुंच जाएगा, क्या बात है जी, क्या प्रॉब्लम है, पूरा गांव ही उठ के पहुंच गया वहां पर, है ना। और इस तरह अकेले अकेले रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं। वो उधर दिल्ली में है तो वो आगरा में है, दोनों 2 जगह में है। तो इसीलिए कहा गया था, जब दोनों साम्राज्य जब आया, चोल और चालुक्य, इतना बड़ा साम्राज्य आएगा तो कोई मिलाने वाला आएगा ना, नहीं तो उस समय तो राजा लोग कभी आएगा, हर राजा दूसरे राजा का एंटी पार्टी, एक दक्षिण भारत का था, एक पश्चिमोत्तर का था। तो दोनों के बीच में बोला कि लो लड़ाई उड़ाई नहीं करो, हम लोग मिल करके अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो उन्हीं दोनों के बीच में जो मध्यस्थता निभाई थी, उसी व्यक्ति का नाम था, क्या था? जयकेश प्रथम। और उस समय गोवा में वो शासन कर रहा था। ठीक, तो गोवा में शासन कर रहा, तो बोला मेरा भी पश्चिमोत्तरी भाग में है। गोवा किधर पड़ता है? महाराष्ट्र वाला एरिया साइड में ही पड़ता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि पहले गोवा गुजरात महाराष्ट्र सब सटा हुआ भाग हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने मध्यस्थता की और दोनों साम्राज्य को क्या कर दिया? मिला दिया। तो जानते थे ना, ये तो टेक्निक शुरू से चली आ रही है कि अगर कहीं पर जीतना है तो दोनों के बीच वैवाहिक संबंध बना दो, फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं,
हाँ, तो फिल्मी दुनिया में दिखाता उसका जानी दुश्मन, उसका जानी दुश्मन, उसका बेटा बेटी शादी करने खोजते, मर जाएंगे शादी नहीं होगा, है ना, मार देते अपने अपने हत्या कर देता है, मेरे कुल का सर्वनाश। हाँ, देखा अपना बिरादरी में भी अगर खानदानी दुश्मनी रहा तो मर जाएंगे, लेकिन शादी उससे बात नहीं होगा, पता है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, लगता है एकदम पूरा सतयुग में आ गया है। हाँ, अभी भी देखिएगा आपका पड़ोसी में अगर हो गया झगड़ा, तब कभी बात नहीं हो रहा, 10 साल से खा ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। तो आइए, इसके बाद बोला गया विक्रम चोल, ठीक है, अभाव और अकाल से ग्रस्त होकर गरीब जनता। देखो साउथ की सबसे बड़ी खासियत क्या हुआ करती थी, साउथ में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ करता था, और इसकी जो होता है ना, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में साउथ के जो राजा हुआ करते थे, आपका चोल साम्राज्य ने, इसने इसका भरपूर यूज किया। अब मंदिर निर्माण किया, तो जैसे अकाल पड़ गया, अब अकाल पड़ जाएगा तो वहां का आमदनी कैसे आएगा। मान लो पुराने जमाने में तो कारखाने था नहीं, अब मुख्य जीविका का साधन क्या था, पशुपालन हुआ करता था और खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी नहीं हो रहा तो कैसे राजा लोग का आमदनी होगा। तो अब ये लोग क्या दिमाग लगाया, जो मंदिर का निर्माण लगाया, वो मंदिर से लोग टैक्स वसूल करने लगा। तो देखिए वही बोला गया है, विक्रम चोल ने अभाव और अकाल ग्रस्त जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर के विस्तार करवा रहा था। मतलब जान रहा था कि इस मंदिर को अगर बनाएंगे तो मंदिर में आदमी लोग क्या होगा, दान करेगा, और जिससे वहां के लोगों का जीविका का साधन डेवलप होगा। क्योंकि अभी सपोज दैट आप देखते होंगे, चाहे किसी भी समुदाय का कोई धार्मिक स्थल है, तो देखोगे आसपास लगभग 1000 लोगों का जीविका का साधन वही रहता है। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन, देखो आसपास के जितने भी दुकान उकान होते कैसे चलता है, उसी का बदौलत चलता है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो चलेगा, वहां पर नहीं चलेगा। अभी मान लो कोई हजारीबाग में कनहरी पहाड़ पर पूरा फेमस मंदिर कर दे, इतना भयानक, अब देखो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, पूरा बना देगा, देखो क्या पूरा भीड़, वहां पर दुकान उकान खुल जाएगा, वहां का जीविका का पार्जन हो जाएगा ना। सब अभी जैसे हम लोग यहाँ पढ़े बाबू गांव में, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, यहाँ की कोचिंग पर चल रही है। अभी देखना छठ पूजा या होली में देखना भाग जाता होगा, अब जो परमानेंट रहता होगा लगता होगा बिराना है, ढूंढने से कोई नहीं मिलता होगा, कुत्ता होता ही भटकता नहीं होगा इधर उधर। हाँ, कोई दिखाई देता है, लगता है कि यार कहाँ है, कभी है, देखोगे जब बच्चे लोग सब यहाँ से चले जाते होंगे तो बिराने नहीं लगता है। इसका ज्वलंत प्रमाण कोरोना का टाइम में दिख रहा था, बेचारा लोग भूखे ऑनर लोग कर रहा था, कब खुलेगा कोरोना, उसका आमदनी हो नहीं रहा था, सब खाली, लॉज यूज खाली, कौन रहेगा कोरोना टाइम में। इसी तरह त्योहार हुआ में जब बच्चा पूरा खाली हो जाता है तो सन्नाटा हो जाता है, सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचता है, वो लोग भी सन्नाटा हो जाता है, सब्जी कोई खरीदे वाला कौन है। हाँ, ये होली में थे ना, अगला बार थोड़ा टाइम तो देखिए कोई नहीं, सब्जी कोई बच्चा ही नहीं है, सब्जी कौन खरीदेगा, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था इस एरिया की चलती है स्टूडेंट पर डिपेंड है, 90% अर्थव्यवस्था इसी डिपेंड है। तो इसी प्रकार यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, तो इन्होंने डिमांड किया मंदिर का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, इन्होंने मंदिर जब निर्माण कराया तो अपना पैसा से नहीं, यहाँ पर जो हुआ अकाल पड़ा, ये पराधन है, अकाल से भी पैसा लिया, बोला काहे ले रहे जी, तो बोला मंदिर बना रहे हैं। अब मंदिर धर्म के नाम पर हर कोई डोनेट करता है, तो बोला गया विक्रम चोल जो थे अभाव और अकाल ग्रस्त जनता से भी क्या किया, राजस्व वसूल किया और एक मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर का नाम क्या था, चिदंबरम मंदिर। ये चिदंबरम टाइटल किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए देखो पी चिदंबरम हमारे वित्त मंत्री कभी थे, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट थे, बाद में कारण होने के कारण जो भी रहा हो राजनीतिक मामला, लेकिन एजुकेशन का मामले में मतलब मनमोहन सिंह के बाद दूसरे इंटेलिजेंट पर्सन। मनमोहन सिंह जो था, आज जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं उनके समय में, जिस समय हमारा देश था लगभग बताया गया था कि 15 दिन का ही देश का आदमी लोग खाना खा सकता था, पूरा इकोनॉमी। तो मनमोहन सिंह ने अपना एक इकोनॉमिक सर्वे डिजाइन किया, बजट, और जो औद्योगिकरण को बढ़ावा किया, तो यही हो रहा, भले पॉलिटिकल व्यू से नहीं आ रहा लेकिन ब्रेन, तो अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो भारत की अर्थव्यवस्था जो आज इस स्थिति में दिखाई नहीं देती। और दूसरे बात पी चिदंबरम ने, बहुत लोग ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ाई किया हुआ स्टूडेंट है, ऐसा थोड़ा ना है कि आ गया हाँ जी लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, हाँ जी जो लिखा पढ़ दे रहे, इंटेलिजेंस बहुत थे। इसीलिए बोला जाता है ना कि अब का नेता तो जय हिंद जय भारत है, सब पहले देखेगा खानदान किधर है,
उसी के बारे में, हाँ, नहीं हो आएगा तो यो बना देता है, पोस्ट दे देता है। तो वही स्थिति है, आप लोग कम से कम नहीं कीजिएगा। आप जो मंगलम में पढ़ रहे हैं तो जरूर कीजिएगा कि अपने राज्य का जरूर उद्धार कीजिएगा। इसलिए बढ़िया से पढ़िए, जो नहीं किए कम से कम कुछ अधिकारी बनिए, और उस अधिकारी में नहीं तो कम से 7 लोगों का भला जरूर कर दीजिएगा। बस 8वां लोगों का भला नहीं किया, 7 लोगों का भला करने का मतलब अपने खानदान को छोड़ करके बस 7 का भला कीजिए ना, वो 7 से 49 फिर बन जाएगा अपने आप। जैसे मान लो आप पैसे कमा रहे, कोई आर्थिक रूप से है, वो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट लगा है, प्रॉब्लम है, तो आप भी अपने जीवन को याद कीजिएगा कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय था। ये नहीं सोचिएगा कि नहीं हमको कोई मदद करता था। याद रखिएगा मंगलम को आप लोगों को बहुत हेल्प करते हैं हमें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उस चीज की याद, हो सकता है उससे भला हो जाएगा तो क्या उसका भी 7 जनरेशन सुधरेगा। और ये चीज झारखंड में बहुत जरूरी है। कोई स्टेट में जरूरी है कि नहीं, अब तो हम झारखंड आगे, झारखंड में इसलिए जरूरी है कि झारखंड में अपार संपदा होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत गरीब है, हद से ज्यादा है। क्या नहीं है झारखंड के पास, लेकिन झारखंड की जितनी भी संपत्ति है, ये संपत्ति का यूज यहाँ के लोग ना करके दूसरे लोग कर रहे हैं। और इसीलिए अभी बंधुआ मजदूरी या गरीबी देहाती मजदूरी के रूप में काम करने के लिए विवश है। क्या नहीं है झारखंड के पास। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हो रहा, जगह जगह का बोरवेल का साधन की खुला दे दे, क्योंकि झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो स्टील प्रेस घोषित नहीं किया जा सकता, बनाया जा सकता, इकोनॉमिक साधन बनेगा, और भी जीविका का साधन बनाया जा सकता है। बड़े बड़े कंपनी आते तो आपकी जमीन का यूज होता है, रॉयल्टी लीजिए, तो रॉयल्टी नहीं मिलता है, आपका जमीन को खरीद लेता है जबरदस्ती 2-3 लाख रुपया दे करके, और कंपनी खड़ा कर देता, आपका जीविका खत्म हो गई। तो कम से कम तो आप अगर अपने राज्य को परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको चेंज लाना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप चाहते हैं कि केवल जो था मेरा फ्यूचर भी वैसे ही रहे, तो नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस डिसीजन के लिए थोड़ा आगे बढ़िए। एक बार जिस राज्य की नमक खाएं उसका गुण जरूर गाइए। चलिए, कहने का मतलब इतिहास हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है। देखो ये लोग दक्षिण भारत में था, इन्होंने उत्तर भारत में क्यों नहीं बनाया मंदिर? बना सकता था ना। इन्होंने प्राथमिकता कहां दी? दक्षिण भारत। आज भी टेंपल, एक से एक मंदिर देखने को मिले जाएगा। अंदर कहां मिलेगा? साउथ में। नॉर्थ इंडिया में मिलता है देखने को? नहीं मिलता। साउथ इंडिया में जाओगे एक से एक टेंपल। आदमी टूरिस्ट का बहाने जा रहा है, इकोनॉमिक बढ़ रहा है, और जहां भी टूरिस्ट बढ़ता है वहां पर नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमिक बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है। सपोज करो अगर हजारीबाग में आने लगे बाहर से, अमेरिका से लेके आने, तो वहां अमेरिका का जो आपसे मिलेगा तो नॉलेज देगा ना, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज एक्टिविटी तो आएगा, और उसके साथ साथ क्या होती है, वहां का इकोनॉमिक भी उठ के आती है। सपोज रांची में अगर फॉरेन टूरिस्टर को फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो वहां पर कौन आएगा? कोई आएगा? फॉरेस्टर। फॉरेन से नहीं आएगा। तो जब फॉरेन से लाने के लिए वहां बड़ा 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 आपको क्या बनाना पड़ेगा? होटल्स बनाना पड़ेगा, रिजॉर्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो लोग आके ठहरेंगे। तो वो इकोनॉमिक का बहुत बड़ा जरिया बनता है। तो ये बुद्धि तब खुलेगी जब आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर झंडा लेके ढोते रहिएगा, कुछ नहीं होगा भविष्य। कौन से समझ में आ रही है? तो कहने का सारांश सही था। तो जैसा कि चोल साम्राज्य में देखो अकाल और अभाव ग्रस्त होने के बावजूद भी इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। क्या दरकार था? मंदिर का निर्माण दरकार है? बोले अरे भूख मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोरोना टाइम में, तो बोलता मंदिर बनाएगा, अभी हम खाने के लिए पैसा नहीं है। आप रियलाइज कीजिए, कोरोना टाइम में कोई आदमी भूख से मरा? क्यों नहीं मरा? कोई तो व्यापार साधन नहीं था, जीविका का तो कोई साधन नहीं था। जो आदमी जहां है वहीं फंसा हुआ है, लेकिन कोई भूखे नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? बोलो। उसमें जितने भी एनजीओ थे, सहायता समूह थे, जितने भी उदारवादी व्यक्ति थे, सभी ने सहयोग किया। अगर मान लीजिए विदेश में आप दूसरे राज्य में रहते हैं तो बगल वाले ने एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका अदा की। ये नहीं कि आज वो खा रहे तो बगल वाला भूखा रहे, उसे भी कुछ खाने के लिए मिला, उसे भी सहायता मिली अपने आदेश आने के, राज्य वापस लौटने में। तभी तो सांत्वना रही, नहीं तो क्या गवर्नमेंट इतनी बड़ी महामारी को कंट्रोल कर सकते थे? नहीं करते थे। आम जनता ने एक पहले देश को पहले समझा, ना कि पहले अपने निज स्वार्थ को समझा था। तभी हम लोग का इतना जल्दी बैलेंस हो पाया, नहीं तो इतनी बड़ी महामारी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। तो सेम इसने भी भूमिका निभाई थी, जिसका नाम था क्या था? विक्रम चोल था। उसके बाद इसने कौन सा मंदिर का निर्माण कराया था? याद रखिएगा, ठीक। और किसके समय में? क्या चोल और चालुक्य वंश का संगम मिलन हुआ था? किसके समय में?
ये जयकेश प्रथम। इस समय कौन सा कहां का शासक था? चोल का नहीं, गोवा के कन्नम का मिलाप कराने वाला व्यक्ति था ये। हाँ तो ये वंश वंश नहीं सॉरी, तब जनरली ये था गोवा का शासक था जो चोल और चालुक्य का मिलन कराया था कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और आगे चल के मंदिर। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कोलतुंग द्वितीय। क्या नाम था? द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदाचार्य, जिस किसकी मूर्ति थी? विष्णु की मूर्ति थी। उसे बोला कि नहीं, इस धर्म को नहीं मानेंगे और इसे समुद्र में फेंकवा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो शासक था वो शिव का भक्त था। तो बोला जाता है अरे उसका प्रसिद्धि होगा। लेकिन आगे चल के ये वैष्णव आचार्य ने, जिसका नाम था रामानुजाचार्य ने, उस मंदिर को पुनः स्थापित किया और वो मूर्ति आज भी देखने को मिलती है। वह कहाँ होता है? तिरुपति के मंदिर का नाम समझते हैं ना, तिरुपति बालाजी। कहां पर है? साउथ में है। और भारत का सबसे बड़ा आय का जरिया, मंदिर में सबसे ज्यादा कलेक्शन तिरुपति बालाजी है ना। तो यहां तो इसीलिए मंदिर का उन्होंने स्थापना किया और लास्ट में उस मूर्ति को तिरुपति मंदिर में स्थापित किया। तो यहां तक चोल साम्राज्य के बारे में समझ में आया। रिमाइंड कर लो एक बार, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन थे? विजयालय की कौन सी उपाधि धारण की थी? नरकेसरी। किसने केसरी की? नरकेसरी का। जनरली जो होते थे, ये जो होते थे किसके सामंत के रूप में काम करते थे? पल्लव साम्राज्य के। चोल साम्राज्य का विकास माने साम्राज्य का विस्तार कब से कब तक माना जाता है? 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दो ऐसे व्यक्ति थे जिसके समय में चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ। और चोल वंश का अगर अंतिम शासक का नाम बोलेंगे तब कौन होगा? राजेंद्र तृतीय हुआ। समझ में आई बात? फिर उसके बाद प्रारंभ में चोल साम्राज्य के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म। किस धर्म के? शैव धर्म के। इतनी समझ में आई बात? तो आज की कक्षा यही तक। धन्यवाद।